बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट का कार्बोकेटाइन का सेकेंड पार्ट, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक को, जो कंपटीशन और पेपर, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, इंटर या कंपटीशन में जाते हैं, ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, वो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा इससे पूछा जाता है, यानी कह सकते हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बीएससी थर्ड ईयर में भी इससे पूछा जाता है। तो कल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, कुछ याद है आप लोगों को? हमें भी भूल गया। क्या पढ़े थे हम लोग? में उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, प्राइमरी डिग्री, सेकेंडरी डिग्री, टर्सरी डिग्री। फिर मैंने क्या देखा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन को देखा। फिर मैंने ये भी देखा कि कैसे बनाया जाता है कार्बोकेटाइन, ये हमने देखा। ये पढ़े थे। चलिए अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो रहेगा ये कार्बोकेटाइन का सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है और उसका सिंथेटिक एप्लीकेशन। बच्चों बता दें आपको कि नॉर्मल आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में क्या होता है कि आपको जनरली या थ्योरी आपको पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स मिलते भी हैं, नहीं भी मिलते हैं, वो अपने अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको बता दें बच्चों, लेकिन जो किसी भी टर्म का कोई भी टॉपिक है यदि उसका एप्लीकेशन दे रखा है तो ये समझ जाइए कि वो पेपर के कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आज हम लोग सिंथेटिक एप्लीकेशन के साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को पढ़ने के साथ साथ हम लोग इसके बहुत से फैक्टर को बताएंगे आपको। इसके पहले मैं आपको बहुत बार बार कहता चलाया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लिखना है ना, तो यहां लिखा जाए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है बच्चों, आज स्टेबिलिटी के बारे में बताया जाएगा। आपको पता है जनरली आपको यूज होता ही होगा। स्टेबिलिटी को कैसे ज्ञात करें भाई, किसी चीज को कंपेरिजन करने के बाद ही तो उसकी स्टेबिलिटी को देखा जाएगा। स्टेबल तो हर चीज है, बहुत सी चीज स्टेबल है, बहुत सी चीज नॉन स्टेबल है, ठीक है। अब आपको फिर मैं आपसे बार बार यही कहता चला रहा कि जब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप लोग अपने साथ कापी कलम लेके बैठा करिए, क्योंकि बच्चा ये है केमिस्ट्री, ठीक है। रटोगे तो भूलोगे, समझोगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो आप लोग कापी कलम लेके बैठ जाइए और साथ ही साथ जैसे जैसे टॉपिक को, कई चीज क्या होता है, मैं इसलिए आपसे बोलता हूँ कापी कलम लेके बैठे रहिए कि मैं जो चीज आपसे मैं बता देता हूँ, बोल देता हूँ, मैं वहां पे नहीं लिख पाता हूँ, इस बोर्ड पे मैं नहीं लिख पाता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं बोलूँ तो उसको लिख लिया करो आप लोग, ठीक है। बोर्ड पे मैं कोई रिएक्शन लेता हूँ तो नोट किया करो। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ऐसे बोल जाता हूँ पढ़ाते वक्त कि जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, मैं उस बोर्ड पे बाई चांस ना लिख पाता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें बातें अभी मैं इसलिए बोलता हूँ। और सबसे पहली बात, अगर कार्बोकेटाइन का पार्ट 1 नहीं देखे हैं बच्चों तो ये आपके लिए सही नहीं है। आपको कार्बोकेटाइन का पार्ट 1 वीडियो जाकर देखिए और उसके बाद आपको ये जाकर स्टेबिलिटी के बारे में आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए पढ़ा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। स्टेबिलिटी क्या होता है? कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है उसको एक्सप्लेन किया गया है कुछ ऐसे, उसमें कुछ फैक्टर देख के उसकी स्टेबिलिटी को देखा गया है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर बात किया जाए स्टेबिलिटी के बारे में तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है, क्या मैंने बोला? सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है, मैं आज के इस टॉपिक के केस में बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सॉरी, एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद आपका रेजोनेंस जो होता है, ठीक है, रेजोनेंस जो होता है वो स्टेबल होता है। और थर्ड नंबर पे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो स्टेबल होता है। सबसे लेस स्टेबल बच्चों जो होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इतने फैक्टर को बस आप लोग याद रखिए, एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। ये सब फैक्टर इस सब
कि कार्बोकेटायन पे लागू होंगे। और ये सब चीज देखने के बाद यदि मान जाओ कोई एग्जाम्पल, कोई एग्जामिनर या कोई भी वो पेपर में आता है, सब चीज कार्बोकेटायन में सब स्टेबिलिटी को दे दिया और आपसे पूछ दिया जाए कि इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, तो आप बच्चों क्या करोगे? सबसे पहले देखना कि हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस रहेगा तो वो उससे ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब एरोमेटिक सबसे मच मोर स्टेबल होता है देन कंपेयर टू द रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस इज द मच मोर स्टेबल देन कंपेयर टू द हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज द मोर स्टेबल देन कंपेयर टू द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब इसके एक एक पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, क्यों आखिर में इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबल करता है और क्यों हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी कैसे देखा जाता है। मैं पढ़ा चुका हूं कई वीडियो, लेकिन आज भी पढ़ाऊंगा। और ये रेजोनेंस कैसे होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, सब चीज का एक एक एग्जांपल लेके हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बताता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बताता है। तो आप देखो, पहला हेडिंग डालना इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे वीडियो में। मैंने कई बार इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन सबके बारे में सब कुछ पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहाँ पे जब बात आए इंडक्टिव इफेक्ट की तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या है, आपको थोड़ा सा डिफरेंस देता हूं। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है कि जब किसी कार्बन चेन के साथ, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी कार्बन चेन के साथ कोई एक ऐसे कंपाउंड को जोड़ दें, उस कंपाउंड को जोड़ने के बाद उस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है ये हमें नहीं पता है। यानी सीधे कहने का मतलब है कार्बन चेन के साथ यदि कोई कंपाउंड जोड़ दे, कोई भी कंपाउंड जिसके जुड़ने से चार्ज क्रिएट होते हैं, चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या निगेटिव हो सकते हैं, उन दोनों के वो कोई भी चार्ज क्रिएट हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ है कि उसके ऐड होने से चार्ज क्रिएट होते हैं, उसे ही इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। और चार्ज के क्रिएट पे, चार्ज के बेस पे देखा गया तो चार्ज जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है, प्लस आई इफेक्ट कहता है यदि किसी कार्बन चेन के साथ कोई एक ऐसे कंपाउंड को जोड़ें जिसके जुड़ने से वो एडिशन वाला जो कंपाउंड होगा वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जब से वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा उसके ऊपर हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए कार्बन चेन है, कार्बन चेन के साथ मैंने ग्रुप लगा दिया CH3 का, कोई ऐसे कंपाउंड को जोड़ दिया, इसके जुड़ने से ये पोलरिटी क्रिएट करता है, यानी कि चार्ज क्रिएट करता है। CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और जब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को ये निकालेगा तो इसके एडजेसेंट जो कार्बन होगा, जो टर्मिनल कार्बन होगा, पहला एडजेसेंट क्या होता है, बगल वाला कार्बन, तो वो कार्बन उस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और एडजेसेंट कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो इसके सेकंड कार्बन होगा इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और थर्ड कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये क्या शो करता है, ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट ग्रुप को शो करता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जब किसी कार्बन के चेन के साथ कोई एक ऐसे कंपाउंड जुड़ जाए जिसके जुड़ने से वो इलेक्ट्रॉन को, जो कार्बन जो ग्रुप जुड़ा हुआ वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो उसके एडजेसेंट कार्बन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि ये जो मेथिल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। समझ में आया। अब सेकंड बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। बच्चों सिंपल समझो कि ये क्या है, समझो कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। समझो कि अपनी लाइफ है कि दोस्त हैं, ठीक है, 3-4 दोस्त हैं, ठीक है, उनका एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। कोई ऐसा चौथा पांचवा दोस्त 4 लोग हैं, पांचवा दोस्त कोई ऐसा आता है। देखो दोस्त दो तरीके के होते हैं, एक तो आपको क्या होगा मोटिवेट करने वाला, ठीक है, दूसरा क्या होता है डीमोटिवेट करने वाला, ठीक है, मोटिवेट और डीमोटिवेट करने वाला। तो आपको बता दें बच्चे कि जो अब इसमें क्या है, समझो कार्बन क्या है, दोस्त है, इनके बीच में एक कोई पांचवा ग्रुप जुड़ने वाला है। पांचवा जो दोस्त आए, मान लो वो आ गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कोई ऐसा दोस्त मिल गया जो आपको मोटिवेट, हर पल मोटिवेट करते चले जाए,
आपको बता दें कि मेरे भी लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड है जो हमें मोटिवेट हर पल करता रहता है। और आपको बता दें वो उस मेरे फ्रेंड का नाम है सत्यम श्रीवास्तव। तो वो मेरे लाइफ में क्या है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप को वो शो करने वाला है। वो अपना मोटिवेट यानी कि वो अपना पल, वो अपना हर एक नॉलेज वो हमें क्या करता है, वो शेयर करता रहता है। तो ठीक वैसे ही कोई ऐसे लड़का जुड़ गया जो आपको, जैसे मेरे साथ सत्यम श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, वैसे ही कोई ऐसा ग्रुप जुड़ गया जिसके जुड़ने से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, यानी कि वो आपको क्या करता है, बेनिफिट देता है। तो प्लस साइड इफेक्ट करता है। कोई ऐसे चार लोगों के बीच में कोई ऐसा दोस्त भी आ गया जो आपको क्या डीमोटिवेट करता है कि अरे तुम नहीं कर पाओगे ऐसा ना, तुम नहीं पढ़ा पाओगे, ठीक है, तुम नहीं ऐसा कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अपने लाइफ में कुछ नहीं। वो एक फ्रेंड है ना, वो भी आपसे जुड़ा, लेकिन अब क्या कर रहा है, आपके मनोबल को कम कर रहा है। यानी कि वो आपसे क्या करता है, आपसे वो कार्बन, वो कंपाउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है आपसे, यानी कि वो माइनस साइड इफेक्ट ग्रुप शो करता है। ठीक है, चलिए नहीं समझ आया फिर समझा देते हैं आपको। मान लीजिए कार्बन चेन है, कार्बन चेन के साथ कोई ऐसे कंपाउंड को जोड़ दें जिस कंपाउंड को जोड़ने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को खींचे। तो बता दो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले कौन से एलिमेंट होते हैं, पता है? नहीं पता है, बता दे रहे हैं, पढ़ा करो। हमें पता है कि हमारे आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में 17वें ग्रुप के जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो हैलोजन या हैलाइड ग्रुप के होते हैं। वो हमेशा निगेटिव आयन कंटेन किए रहते हैं। उसे क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, 17वें ग्रुप के एलिमेंट है। उसमें से किसी एक एलिमेंट को मैंने कोई क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। जब इस कार्बन के साथ ये क्लोरीन ग्रुप जुड़ा, जुड़ने के बाद क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को देगा। भैया इसके पास कुछ आवश्यकता है, अब आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी को अब दान देने जाओगे? अरे भैया हो सकता है केस में क्या होता है ना, आजकल जानते हो क्या लड़कों क्या होता है, ये मान जो 4 दोस्त है, ठीक है, 5वां दोस्त क्या होता है, उसकी गर्लफ्रेंड है, हाँ, वो गर्लफ्रेंड के पास उसको दिखा रही, वो निगेटिव में चल रहा है, पैसा नहीं है उसके पास, पैसा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वो दूसरों से पैसा मांग के कहता है कि मैं थोड़ा सा क्या हूँ, पैसे वाला हूँ। ठीक है, तो भाई क्या है, इसके पास नहीं है, ठीक है, इसको खर्चा करना है, इसके पास नहीं है, या लेडी कहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो क्या करेगा, बगल वाले कार्बन से लेगा, अपने दोस्त से लेगा, भैया मुझे कुछ पैसा दे दो कहता। लेकिन ये क्लोरीन कहता है भैया मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन दे दो, थोड़ा मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ये क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन नेगेटिव आयन को कंटेन करता है ना, तो ये क्या करेगा, एडजेसेंट कार्बन से, बगल वाले कार्बन से, बगल वाले मित्र से, जिससे ज्यादा उसकी संबंधता बढ़ी है, उससे वो क्या करेगा, पैसे को लेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएगा। जैसे ही कार्बन क्लोरीन की तरफ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सेकेंड कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और थर्ड कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो क्लोरीन ले रहा है उस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो ग्रुप क्लोरीन का हम लगा, ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप को क्या करते हैं बच्चों, शो करते हैं। क्या करते हैं, ये शो करते। तो ये मैं पढ़ा चुका हूं, मैं आपको बस समझाया हूं। अब बात करते हैं कि इस प्लस साइन माइनस साइन इफेक्ट का क्या यूज पड़ता है, कैसे वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बताता है। क्या प्लस साइन इफेक्ट उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कि माइनस साइन इफेक्ट, ये सारे कंफ्यूजन आपको अभी थोड़ी देर में सॉल्व होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं कार्बोकेटायन के केस में। तो आपको बता दें बच्चों, कार्बोकेटायन के केस में, कार्बोकेटायन के केस में प्लस आई इफेक्ट के जुड़ने से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये समझ में आया? अरे भैया देखो, ये है कार्बोकेटायन, क्या है ये, कार्बन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन के द्वारा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटायन कहलाया। अच्छा, कार्बोकेटायन कहलाया, ये क्या हुआ, मेथिल ग्रुप हुआ ना। मैंने क्या किया, इस कार्बन के ऊपर मैं ये कार्बन जो है, ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, देख लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मान जाओ ये क्या है,
यही जो मैं स्ट्रक्चर बनाया था बॉन्ड एच का, यही है, ठीक है। तो मैंने CH2 लिया, तो CH2 के ऊपर क्या आया, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो CH2 क्या हुआ, ये कार्बोकेटायन हुआ। मैंने क्या कहा कि इस कार्बन के ऊपर यदि मैं कोई ग्रुप दे दूं, सिंपल समझो, बता रहा हूं एग्जांपल देके, ये समझो ये कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज ये है, अब मान लीजिए ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ मैं एक ऐसे कंपाउंड को जोड़ू, कौन से कंपाउंड, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, मान जाओ मैंने कोई ऐसे कंपाउंड जोड़ा, मैंने कि जैसे मान लीजिए कि मैंने जोड़ दिया यहाँ पे CH3 को जोड़ दिया, ठीक है। अब CH3 को जोड़ते ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा ना, रिमूव करेगा ना, तो रिमूव करेगा तो ये कार्बन क्या होगा, अपने पास लेगा। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन कर रही सर ये बताइए, ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता क्यों है, कैसे ये स्टेबल होगा। तो बाबू आपको बता दें कि अगर आपके पास 10,000 रुपया है और आपको कहीं और से 10,000 रुपया मिल जाते हैं, तो आप और स्टेबल हो जाते हैं ना। क्या आप क्या होगा, स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है ना। अगर मान लीजिए आपसे 10,000 रुपया लेगा तो आपकी स्टेबिलिटी रहेगी, आप ये कहोगे ना मैंने दिया है। अब मान लो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं और पॉजिटिव देता जा रहा हूं और पॉजिटिव देता जा रहा हूं, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि इसके पास पैसा है, मैं इसको और पैसा दे रहा हूं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी और मैं और इलेक्ट्रॉन देता जा रहा हूं, तभी तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, तभी तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आया। ये इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, इसको दिया कार्बन को, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो मैंने क्या बोला, CH2 लिया, CH2 को मैंने यदि CH3 ग्रुप जोड़ा, जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप होता है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप को शो करने वाला होता है। और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी कार्बन चेन के साथ कोई एक ऐसा कंपाउंड जुड़ता है जिससे जुड़ने से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को, जो ग्रुप जुड़ा हुआ ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर, तो और इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो यानी कि क्या है कि मैंने कहने का मतलब क्या है, कार्बोकेटायन के केस में प्लस आई इफेक्ट, यदि इस कार्बोकेटायन के साथ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जोड़ने से उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगाने से, समझ में आया, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप क्या होने से मैं भी बता दूं कि इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। यानी कि मान लो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके ऊपर मैंने एक ऐसे कंपाउंड को लिया, वो ऐसा कंपाउंड या ग्रुप ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अरे भैया, जब इसके पास पैसा है और इसको खींचने वाला कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, इसको खींचने वाला कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया, अब इसे क्या, स्टेबिलिटी को क्या करेगा, ये घटाता जाएगा। भाई इसके बाद 10,000 है, कहेगा भैया अगर 5,000 हमको दे दो, फिर 2,000 और मांगेगा, फिर 2,000 और मांगेगा, फिर 1,000 मांगेगा। तो यानी कि 10,000 खींच लिया ना अपने, तो क्या इसकी स्टेबिलिटी रही, नहीं ना रही। तो यानी क्या हुआ, ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप हुआ, और यही मैंने प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जोड़ता तो क्या करता, इलेक्ट्रॉन को और देता था। वो ऐसा दोस्त था कि ये क्या था, ये स्टेबल लड़का होने के बाद भी, एक ऐसा इसका दोस्त आया, वो क्या करता था और इसको मनोबल को बढ़ाता था। तो वो लड़के के पास और ज्यादा पावर आती थी ना कि उसकी जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा लेता हूँ, लेकिन और मोटिवेट करने के लिए मेरा फ्रेंड आया ना सामने, अरे सत्यम आया ना मेरे सामने, तो वो और मुझे मोटिवेट कर, मैं और आगे काम करता कि मेरी स्टेबिलिटी और बढ़ती गई ना। अब मान जाओ मेरे लाइफ में कोई ऐसा मेरा फ्रेंड आ गया रहता कि जो मेरी स्टेबिलिटी को, जो मुझे क्या होता था, मुझसे ही कुछ लेने की प्रयास करता, मुझे कुछ देने की प्रयास नहीं करता। पैसे के लेने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एडवाइस की बात कर रहा हूँ, आपको सलाह देने की बात कर रहा हूँ। वो ऐसा व्यक्ति रहता कि जो आपको डिमोटिवेट करता, और मुझे क्या होता है, मेरी स्टेबिलिटी कम होती है। तो वही ग्रुप है भैया, कार्बन के ऊपर मैंने क्लोरीन को ले लिया, और ये क्लोरीन क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट किया, तो इसकी स्टेबिलिटी घट गई। तो सिंपल सा वे बच्चों, कहना ये चाहता हूं कि नोट कर लेना कि कार्बन की, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन के ऊपर यदि प्लस आई इफेक्ट, मैं सिंपल लिखता हूं, इससे रिप्रेजेंट कर दो, प्लस आई इफेक्ट रहेगा, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट रहेगा, तो देखो क्या होगा, सबसे पहले
कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी, जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, यदि माइनस आई इफेक्ट रहा तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या करेगी, ये देखो एरो बना रहा हूं, डिक्रीज करेगी। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, मैं साइड हट जाता हूं। ठीक है, नोट करो। चलो देखो, अब आपको क्वेश्चन में देता हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। अब आप बताना कि कौन सा मोर स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा। देखो पॉजिटिव है। अभी बताओ कि दोनों में मोर स्टेबल कौन होगा और लेस स्टेबल कौन सा होगा, बताओ तुरंत, फटाफट बताओ। बताओ, चलो देखो, CH2 CH3 है, ये कौन सा ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है, ये देखना है कार्बोकेटायन से जो ग्रुप ऐड होता है वो कौन सा ग्रुप शो करता है। ये कौन सा ग्रुप शो करेगा, प्लस आई, ये क्या शो करेगा, माइनस आई। तो कौन सा कार्बोकेटायन में कौन सा स्टेबल होता है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलो, यानी कि प्लस आई इफेक्ट ग्रुप मैंने ऐड किया है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप ऐड किया। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है कि ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को घटाता है। ठीक है, तो चलो, ये तो हमने देख लिया इंडक्टिव इफेक्ट। अब दूसरा क्या था, पीछे से दूसरा कौन था, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या था, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, शायद आप लोगों को आ भी रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा, क्या पता। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है बच्चों, जब हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी को कैसे देखा जाता है कि 3 होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो ये देखा जाएगा कि यानी कार्बोकेटायन हाइपर कॉन्जुगेशन में जो होता है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन में जो स्टेबिलिटी की बात की जाती है उसमें स्टेबिलिटी कैसे देखा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन में, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन को देख के। जितना अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा स्ट्रक्चर में उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पढ़े ना कैसे, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जब किसी सेंट्रल कार्बन के साथ एडजेसेंट जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे, मैंने बताया कि स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा होती है। देखो ये क्या है कि ये CH ठीक है, नाम तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा रोज मार जाओगे तुम लोग। ठीक है, देखो तो कहते हो कि सर तो है ही बताने लगे, बताएंगे ही, क्या करना बता रहे, मैं तो बताऊंगा ही भैया, आपको भी आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक एल्किल ग्रुप लगाया, CH3H, नाम बताना बेटा आप लोग, CH3C पॉजिटिव, 2 एल्किल ग्रुप लगाया, ये हुआ CH3C, यानी कि क्या हुआ 0 डिग्री, ये क्या हुआ 1 डिग्री, ये क्या हुआ 2 डिग्री, ये क्या हुआ 3 डिग्री हुआ। कई बार सामना हुआ अगर आप पढ़ते होगे तो। इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है, एक कार्बन को लिखा एल्किल ग्रुप है ना, तो लिखो क्या जाएगा, बच्चों के जैसा एकदम छोटे बच्चे बन गए हो आप लोग। देखो क्या होता है, मेथिल,
कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो क्या लिखा, मेथिल कार्बो कैटायन। ठीक है, इसका नाम क्या दिया जाएगा, कितने कार्बन है, 2, तो क्या कहा जाएगा, एथिल। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, एथिल कार्बो कैटायन। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन क्या लगता है, प्रोप, यानी कि एल्किल ग्रुप प्रोपिल। प्रोपिल है और किस फॉर्म में, आइसो फॉर्म में, क्या होगा इसका नाम, आइसो प्रोपिल। कार्बन को पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन। कितने एल्किल ग्रुप है, 3, तो तीनों क्या लिखा जाता है, टर्शियरी। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 क्या लिखा जाता है, ब्यूट, यानी कि एल्किल ग्रुप क्या होगा, ब्यूटिल। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ब्यूटिल कार्बो कैटायन। नाम तो याद आ गया होगा, कब यहाँ पर पढ़ाए होंगे इन कहोगे। चलो अब देखो, अब इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया जाए तो मैंने क्या बोला कि यदि हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन को देखा जाता है कि अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर उतने ही ज्यादा बनेंगे, और जितने ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि जिसका इस स्ट्रक्चर में जिसका अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब पता करते हैं, बता सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, अल्फा हाइड्रोजन किसका सबसे ज्यादा है, इसका ज्यादा है। कैसे ज्यादा है देख लेते हैं। कई लोग वहां से ऐसे बैठे होंगे जिनको भी नहीं पता होगा कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, कि जिस कार्बन के साथ सेंट्रल कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो देख लो, दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है नीचे, चलो दिख रहा है। तो अल्फा कार्बन, कोई अल्फा कार्बन है इसके साथ कोई कार्बन जुड़ा है, नहीं, अल्फा कार्बन 0। अल्फा हाइड्रोजन, रे हाइड्रोजन कार्बन साथ कोई हाइड्रोजन है, नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि ये लेस स्टेबल हो गया। अल्फा कार्बन, इस कार्बन कितने कार्बन जुड़े हैं, 1, अल्फा कार्बन 1। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, इसको नहीं काउंट करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन 3, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 3 बनेंगे। कितने अल्फा कार्बन है इसमें, 1 और 2, अल्फा कार्बन 2, अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 6, यही तो होगा। अल्फा कार्बन 3 1 2 3, अल्फा हाइड्रोजन 9 3 3 6 3 9, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 9। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, अल्फा हाइड्रोजन किसका ज्यादा है, देखो चक लग गया, अल्फा हाइड्रोजन किसका ज्यादा है, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन का। उसके बाद किसका ज्यादा रहेगा, आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन का। उसके बाद एथिल कार्बो। सबसे लेस स्टेबल कौन सा होगा, मेथिल कार्बोकेटायन। यानी कि स्टेबिलिटी की बात की जाती है तो टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन इज द मच मोर स्टेबल देन कंपेरिजन टू द isopropyl carbocation, ethyl carbocation and methyl carbocation, and the isopropyl carbocation is much more stable than comparison to the ethyl carbocation and methyl carbocation, and ethyl carbocation is stable than comparison to the methyl carbocation, and methyl carbocation is the less stable compound। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका एक एक एग्जांपल देकर बताता हूं आपको स्टेबिलिटी कैसे ज्ञात की जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, अब आप ही को बताना है कि स्टेबल ज्यादा कौन हुआ। अल्फा हाइड्रोजन देख के देखो, CH3 C पॉजिटिव बॉन्ड CH3, ए रहेगा कंपाउंड, ये CH3, यहां पे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C पर पॉजिटिव बॉन्ड
CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अब आप लोग बताओ। दूसरा कंपाउंड देते हैं, देते हैं, पहले इसको तो बता दो। बताओ 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 क्या होगा। तब तक हम पानी पी लेते हैं। पानी पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंत गर्मी का महीना है ना, थोड़ा सा शरीर से वाटर का लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल हम लोग के बाहर निकल रहे हैं, तो कम से कम पानी पी लिया जाए। ठीक है, तो आप तब तक बताओ, आंसर सोच कर बताओ, तो पानी पी लेते हैं। पढ़ा जाए, हैं प्यास लग जाती है। चलो बताओ, नहीं आता है? देखो आंसर क्या होगा कि ये जो होगा मोर स्टेबल होगा देन कंपेरिजन टू द बी। ए मोर स्टेबल देन कंपेरिजन टू द बी। कैसे? क्योंकि आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना है कि जो सेंट्रल कार्बन जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे कार्बन के साथ वो अल्फा हाइड्रोजन वही कहलाएंगे। इतने बड़ा ब्रांच देके घबराइएगा मत, बिल्कुल मत घबराइएगा। देखो यहाँ अल्फा कार्बन कितना है बेटा? 1 2 3 3 है ना। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चा? 3 3 6 3 9। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितना होगा बाबू? 9। ठीक है, बी का देखो, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है? ये थोड़ी नहीं, ये कार्बन अटैच है। अल्फा कार्बन कितना है? 1 2 3। ये सब थोड़ी नहीं, ये तो इसके साथ अटैच है ना, सेंट्रल कार्बन तो ये है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन होगा, तो हमको अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन लेना है। तो अल्फा कार्बन 1 2 3। अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? 2 2 4 2 6। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने होंगे? 6। प्रूफ हो गया ना कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मच मोर स्टेबल देन कंपेरिजन टू द सेकंड पार्ट। जो भी नाम दे देखो क्या होता है कि 9 है 6 है। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जितना ज्यादा बनेगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आया? दूसरा देख कर लोगे? चलो दूसरा भी देख लो, नोट कर लीजिए इसको, मिटा देते हैं। चलो यहां पे हम कंपाउंड को देखते हैं, ए लो और यहां पे बी। इसमें बताना आप लोग CH3 C पे पॉजिटिव H और इस कार्बन से मैं फेनिल ग्रुप को कर दिया हूं ऐड। क्या कर दिया हूं? फेनिल ग्रुप को ऐड। या इसको ना लिखे तो पीएच भी, कई जगह पीएच भी लिखा रहता है ऐसे करके। ये बेंजीन अगर आपको कोई कंफ्यूजन करता हो, बेंजीन मत समझना भैया, फेनिल ग्रुप है, पीएच है। ठीक है, समझ में आया? आया ना? ये इसी का मैंने स्ट्रक्चर मैंने क्या किया था, बनाया था। क्योंकि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो नाम तो वही लिख सकते हो लेकिन दिमाग में रहना चाहिए। हो गया। बी मैंने कर दिया CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब बताओ इसमें से स्टेबल कौन होगा? देख लेते हैं। अल्फा कार्बन कितने हैं इसमें? 1 और कहीं है? हाँ भैया है 2। अल्फा कार्बन कितने हैं? 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। और यहां से होगा ना एक हाइड्रोजन यहाँ अटैक रहेगा ना, अल्फा हाइड्रोजन 4। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितना बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक है, यहाँ अल्फा कार्बन कितने हैं? 1 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 6। जितना हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, यानी कि बी इज ग्रेटर देन कंपेरिजन टू द ए। ऐसे करना है। ठीक है, कर सकते हो ना? कर सकते हो ना? चलो नोट कर लो। अब अगला चलते हैं हम, ये तो रहा हाइपर कॉन्जुगेशन। तीसरा चलते हैं वो है रेजोनेंस।
हाँ, अच्छा बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है? हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है बाबू? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है, सिग्मा वहां भी इलेक्ट्रॉन के वहां पे भी बॉन्ड को डीलोकलाइज किया जाता है और हाइपर कॉन्जुगेशन में भी बॉन्ड को डीलोकलाइज किया जाता है। तो क्या डिफरेंस रहा? जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो सिग्मा बॉन्ड को डीलोकलाइज करता है और जो रेजोनेंस होता है वो पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करता है। तो रेजोनेंस में क्या है आपको इतना सिंपल सा बता देते हैं। रेजोनेंस कहता क्या है कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जानते क्या होता है कि अल्टरनेट करके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का आना, लोन पेयर का आना, ठीक है, ये सब क्या होता है कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो आपको पता है ना, आप देख लो यहाँ पे रेजोनेंस के जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही ज्यादा उसके कारण क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आया ना, आया ना स्ट्रक्चर। तो यहां पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज आया, इसमें क्या करेगा, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करेगा। जितने डीलोकलाइज करेगा देखो करते हैं डीलोकलाइज, कार्बोकेटायन है ना भैया, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज है, ये डीलोकलाइज करेगा तो यहां पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। जैसे यहां पे जाएगा ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा तो अब इस CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज किया है ना, तो यहाँ CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड गया है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड गया, इसके पास है तो CH बॉन्ड यहाँ पे आया तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। ये रहा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि आप पाई बॉन्ड क्या किया है, डीलोकलाइज किया है, ठीक है। यानी कि सिंपल से कहने का मतलब क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन जितने पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करेंगे, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यदि स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। आपको बताते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये आप नोट कर लो, ये भी है, दूसरा भी एग्जाम्पल बताते हैं आपको, ठीक है, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया था, आपको पढ़ाया भी है मैंने, लेकिन यहाँ पे भी आया है तो मैं आप समझा देता हूँ, मिटा दिया इसको, ठीक है। चलो देखो, मान जाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बेंजीन हुआ, यहां से मैंने जोड़ दिया CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कैसे कर रहा है, अब देखो ये किया, डीलोकलाइज किया तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहां डीलोकलाइज करेगा तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, क्योंकि बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज किया है, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो बॉन्ड कहाँ बनेगा, बॉन्ड कहाँ बनेगा बाबू, यही तो बनेगा। अब ये बॉन्ड यहाँ पे ये डीलोकलाइज करेगा इस कार्बन पे, जब इस कार्बन पे डीलोकलाइज करेगा, देखो रेजोनेंस में ऐसे स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं, जब ये बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज करेगा, डबल बॉन्ड CH2 बना, जब बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड आया, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, यही तो आता है। अब देखो तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या कहेगा कि ये जो बॉन्ड है यहाँ डीलोकलाइज करेगा, तब इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आया, यही तो होगा।
जब ये बॉन्ड डिलोकलाइज करेगा यहाँ पे जाएगा तो फिर ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया जाता है, रेजोनेंस कैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बेंजील कार्बो केटायन बोला जाता है। और जो मैंने इसके पहले स्ट्रक्चर बनाया था उसको एलिल कार्बोकेटायन बोला जाता है। यानी कि उसमें मैंने आपको बता दूं, मैं आपने उसमें यही देखा था ना, उसमें आपने जो स्ट्रक्चर देखा था वो देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, तो आपने उसमें यही स्ट्रक्चर देखा था। बी मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर यही देखा था। ये बॉन्ड यहाँ डिलोकलाइज किया था तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, ये सिंगल बॉन्ड रहा, ये CH रहा, ये डबल बॉन्ड CH2 रहा। इसको बोला गया था एलिल कार्बो केटायन बोला गया था ना। तो अगर दोनों में कंपैरिजन की बात किया जाए कि इन दोनों में स्टेबल कौन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, यस बेंजील कार्बोकेटायन होगा। कैसे बेंजील कार्बोकेटायन होगा, क्योंकि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा देन कंपैरिजन टू द एलिल कार्बोकेटायन। बेंजील कार्बोकेटायन इज मच मोर स्टेबल देन द कंपैरिजन टू द एलिल कार्बोकेटायन, क्योंकि ये ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रखता है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके बाद बताता हूं जो लास्ट बचता है एरोमेटिक कंपाउंड। और आपको बता दें इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है। यदि बात तीन कोई कंपाउंड जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट दे दिया जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन दे दिया, रेजोनेंस दे दिया जाए, उससे पूछा जाए कि बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो आंसर आपका होगा रेजोनेंस। जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। हाइपर कॉन्जुगेशन उसके बाद सबसे लेस स्टेबल जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ज्यादा स्टेबल जो होता है एरोमेटिक होता है, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। आपको पढ़ा भी चुका हूँ, आप वीडियो जाकर देखते भी रहिएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे आपको समझाता हूँ। चलो, अब जो लास्ट बचता है स्टेबिलिटी को क्रम को देखने वाला वो बनता है एरोमेटिसिटी। ठीक है, यानी कि एरोमेटिसिटी को देखो, एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। तो एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। सब चीज पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग पढ़ते नहीं रहे हो। पढ़ो, एरोमेटिसिटी क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए चार चीज उसके अंदर, वो चार क्वालिटी होना बहुत जरूरी होता है। वो चार क्वालिटी क्या होना चाहिए कि जो कंपाउंड होता है वो साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक मतलब क्या होता है कि जहां से चले वहीं बंद हो जाए। ठीक है, चलो साइक्लिक। प्लेनर क्या होता है, प्लेनर क्या होता है बताओ 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 बताओ। प्लेनर क्या होता है, प्लेनर मतलब होता है कि सारे कार्बन जो होते हैं कंपाउंड के वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। जब वो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करेगा तभी वो स्ट्रक्चर जाके प्लेनर होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, when the 1s and 2p pure atomic orbital mix together produce 3 new atomic orbital. This orbital is known as the sp2 hybrid orbital and this process is known as the sp2 hybridization. तो यहाँ पे साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या कि each carbon have sp2 hybridization। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा ये कि अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो हकल रूल फॉलो करना चाहिए। कौन सा, हकल रूल फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और चौथा जो होता है कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज होंगे विद द प्लेन ऑफ द रिंग में, यानी कि
जो भी पाई इलेक्ट्रॉन मिले 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज टू द प्लेन ऑफ above the plane nuclei above and below to the plane of ring और टू द प्लेन ऑफ रिंग। ये 4 कैरेक्टर उसके अंदर होना चाहिए, जहां पे जो हकल रूल में चाहे उसकी वैल्यू 0 1 2 3 आ सकती है। यानी कि ये चारों क्वालिटी उस कंपाउंड के अंदर होगा, तभी वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, तभी वो एरोमेटिसिटी को जाके बता पाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल बहुत सिंपल सा एग्जांपल है बाबू। देखो बेंजीन का ले लो, बेंजीन कार्बोकेटायन मान लो, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। पॉजिटिव कार्बोकेटायन मैं सिंपल से ये बता रहा हूँ कि ये एरोमेटिसिटी के बारे में। देखो ये हुआ, तो इसमें साइकिल भी है, ये भी है, प्लेनर भी है। इच कार्बन स्पेक्ट्रम फॉलो करता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 1 2 3 बन गया। प्लेनर भी है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये भी है। हकल रूल को फॉलो करता है। अगर क्या 4n + 2 देख लो, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ देखो 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6 हुआ। तो 4n = 6 - 2, 4n = 4, n = 4/4 बनाया, यानी कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। ये चीज होना बहुत जरूरी है एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे आपको इसको समझाता हूं। ठीक है, एरोमेटिसिटी कैसे ज्ञात की जाती है। देखो मैं लेता हूं एरोमेटिक कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं साइक्लो 1 2 3 कार्बन है, तो क्या होगा प्रो, यानी कि साइक्लो प्रोपिल। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकेटायन। ये क्या हुआ, ये एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। और एरोमेटिक कंपाउंड के बाद क्या होता है, अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, पाई बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज करेगा ना। जब डीलोकलाइज करेगा बाबू, तो क्या होगा, देखो रेजोनेटिंग भी शो कर रहा है। ये देखो इलेक्ट्रॉन ये गया, ये पॉजिटिव यहाँ पे गया। अब ये यहाँ पे डीलोकलाइज करेगा ना, तो करेगा। देखो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कर रहा है। रेजोनेंस में क्या होता है, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करता है तो साइक्लोप्रोपिल कार्बोकेटायन ही ना। देख लो हो गया ना। अब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर ये डीलोकलाइज करेगा यहाँ पे जाके, जैसे डीलोकलाइज करेगा ये तो आएगा यहाँ पे पॉजिटिव इसी फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हुआ, इसका नाम क्या है, साइक्लो प्रोपिल कार्बो। समझ में आ गया। हाइड्रेशन सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंपाउंड के पास वो 4 टूल्स होना बहुत जरूरी है कि साइक्लिक मस्ट बी प्लेनर एंड कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। सेकेंड अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तीसरा हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। और तीसरा कि जो भी जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है वो एबव एंड बिलो प्लेन ऑफ द रिंग में क्या करेंगे, वो डीलोकलाइज करेंगे। ये रहा आपकी स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी क्रम क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एरोमेटिक हो कंपाउंड होगा। उसके बाद रेजोनेंस होगा, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उसके बाद सबसे कम स्टेबल क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। कहीं काफी इसको नोट कर लेना, तो बहुत आपके लिए
हेल्पफुल होगा ये आपको याद रहा तो स्टेबिलिटी का क्रम नोट करना, ठीक है। फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब इसके बाद बताऊंगा मैं इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन, जो लास्ट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है और सबसे बड़ी बात कि पेपर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ा जाता है कार्बोकेटायन के सिंथेटिक एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आज क्या अभी पढ़ने आ रहे हैं क्या, सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बीएससी अगर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप लोग इसको पढ़ रहे हो तो अब जान दो इससे पेपर में पूछने वाला है, ठीक है। तो सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या क्या है आपको मैं एक एक करके मैं बता देता हूँ। सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकेटायन में क्या होता है कि सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल। कॉम्बिनेशन विथ, सबसे पहला क्या है, कॉम्बिनेशन विथ, ये देखो कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल। इसमें हम लोग लेंगे कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल में, तो आपको बता दें न्यूक्लियोफाइल का जो रिएक्शन होता है वो दो तरीके का होता है, SN2 रिएक्शन होता है और SN1 रिएक्शन होता है। तो इसमें हमको पढ़ना है SN1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि SN1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि जब किसी टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड को या टर्सरी एल्किल हैलाइड को आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वो उसका जाके टर्सरी ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड बनाता है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो, ठीक है। वो क्या होता है, वही चीज कराना है कि कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफाइल कैसे कार्बोकेटायन का सिंथेटिक करेगा, कैसे इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन होगा। तो आप ये समझो कि कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है कि कार्बोकेटायन के केस में जो होता है ऑक्टेट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। कार्बोकेटायन के केस में जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। जो न्यूक्लियोफाइल जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, किससे, न्यूक्लियोफाइल से, तब वो जाके क्या होगा, आगे का प्रोडक्ट जो भी होगा वो बनाएगा। तो सिंथेटिक एप्लीकेशन में सबसे पहला देखते हैं कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि SN1 रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान जाओ कोई एल्किल लिए, R पॉजिटिव है, कार्बोकेटायन है, इस पे NU नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या बनाएगा, RN। अरे NU का मतलब बाबू न्यूक्लियोफाइल, अलग मतलब मत समझना कोई मतलब भी नहीं निकल सकता NU का मतलब, यानी कि R एल्किल के साथ किसी न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया तो क्या बनाया, उसका प्रोडक्ट बनाया ना। तो देखो मैं R की जगह मैं क्या लेता हूं, टर्शियरी ब्यूटिल ले लूं, टर्शियरी ब्यूटिल ले लो, CH3 C बॉन्ड CH3, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन लिया और न्यूक्लियोफाइल पे मैंने क्या ले लिया, OH माइनस लिया ना न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या बना देगा, क्या बनाएगा बाबू बताओ, CH3 C CH3, ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये OH यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसके साथ क्या बना लेगा, OH, ये क्या हो जाएगा CH3, यानी कि टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन जब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करता है तो क्या बनाया, टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लिए रहा, कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफाइल मैंने क्या बताया कि यहाँ पे कार्बोकेटायन में ऑक्टेट जो होता है इनकम्प्लीट होता है, जो न्यूक्लियोफाइल से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तब वो जब प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे मैंने कोई एल्किल ग्रुप लिया, उसका न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराया तो R और NU बना, बॉन्ड बना इनके बीच में। यहाँ पे मैंने एल्किल की जगह पर टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन लिया, न्यूक्लियोफाइल में कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया, OH लिया, और OH के साथ मैंने जब रिएक्शन कराया तो टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड बन गया। ये पहला सिंथेटिक एप्लीकेशन था कार्बोकेटायन का, जिसको हमने कहा कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफाइल,
ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा मैं बताता हूं सिंथेटिक कॉम्प्लिकेशन। तो दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा एप्लीकेशन कार्बोकेटाइन का सिंथेटिक कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होता क्या है, एलिमिनेशन क्या होगा यहाँ पे कि जो प्रोटॉन होगा वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिवली चार्ज होगा उस पे एलिमिनेट होके कोई एल्किल कंपाउंड को देगा, कोई एल्किल प्रोडक्ट को देगा। कैसे देता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ एलिमिनेट कैसे करता है। और जो इस प्रकार के एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। देखो CH3 बॉन्ड CH3 इस कार्बन के ऊपर है भैया पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या रहा CH2 बॉन्ड। अब ये जो प्रोटॉन है, अब ये प्रोटॉन क्या करेगा, एडजेसेंट कार्बन के पॉजिटिवली चार्ज के ऊपर क्या करेगा, ये क्या करेगा, एलिमिनेट होगा। और एलिमिनेट करने के बाद ये कोई एल्किल कंपाउंड को देगा। एल्किल कंपाउंड क्या करेगा, ये देगा। कैसे देगा, देखो कैसे क्या स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। देखो CH3 C CH3 ये एलिमिनेट किया, एलिमिनेट क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया। डबल बॉन्ड बनाया क्या बनाया, CH2 बनाया। ये एलिमिनेट कर गया और एलिमिनेट के प्रोडक्ट क्या बनाया, कोई एल्किल कंपाउंड, एल्किल ग्रुप क्या है, क्या बना है, 1 2 3 कर सकते हो ना, चाहे यहां से करो 1 2 3, बीच में यही आ रहा है। यानी इसका नाम क्या होगा, किस कार्बन जुड़ा है, दूसरे से, तो क्या होगा, 2 मेथिल जुड़ा है ना, 2 मेथिल कार्बन में जुड़ा है, 2 मेथिल। कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो क्या होगा, एल्किल कंपाउंड क्या देगा, 1 2 3 क्या बोलता है, प्रोपेन। एल्किल कंपाउंड है ना, जो प्रोपेन, ठीक है। यानी कि बीटा एलिमिनेशन कार्बोकेटाइन में बीटा एलिमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू, यानी का एलिमिनेशन ऑफ जो सेकंड है, जो सिंथेटिक कॉम्प्लिकेशन का एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पे मैंने कार्बोकेटाइन लिया, इस कार्बोकेटाइन में एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है एडजेसेंट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के साथ एलिमिनेट करके कोई एल्केन कंपाउंड देता है। तो मैंने यहां बताया, यहां पे मैंने कोई कार्बोकेटाइन लिया, इसमें हाइड्रोजन जो है क्या एलिमिनेट किया, एलिमिनेट करने के बाद क्या बनाया, 2 मेथिल प्रोपेन बनाया। ये रहा एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। और तीसरा जो बचता है वो है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तीसरा बता देता हूं जो लास्ट है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। जो कार्बोकेटाइन का सिंथेटिक कॉम्प्लिकेशन का लास्ट टॉपिक है वो क्या है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तीसरा क्या है, सी, वो क्या है, मॉलिक्यूलर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट क्या होता है कि आपको जो आपका जो एक चैप्टर है मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। इस चैप्टर खत्म होने के बाद मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एक चैप्टर ही है, उसमें मैं रीअरेंजमेंट के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा भी बता देता हूं कि देखो रीअरेंजमेंट 2 तरीके का होता है, एक इंटर रीअरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट और इंटर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इंट्रा में क्या होता है कि दो जो कंपाउंड के बीच में जो रीअरेंजमेंट होगा वो अलग अलग कंपाउंड के बीच में कभी नहीं होने वाला, ठीक है। वो सब चीज आगे पढ़ा जाएगा, लेकिन हमको कार्बोकेटाइन कैसे पढ़ना है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में कैसे, जितने अगर मॉलिक्यूलर कोई भी कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है तो वो ज्यादा स्टेबल बनाता है, वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं तो देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही पेपर में लिखते जाना आप लोग, ठीक है। बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। देखो
जितना नंबर मिले उतना ही नंबर नहीं मिलेगा, ज़्यादा नंबर इसलिए बोले किया कि आपको अच्छे नंबर मार्क्स मिल जाएंगे। ये है लिख लेना आपको, ये रिएक्शन क्या है कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करना कैसे है। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमको रीअरेंज कराना है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उसको व्यवस्थित करके उसका मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। स्टेबल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुछ उसका रीअरेंजमेंट करके उससे ज्यादा देखा जाए कि स्टेबल बन सकता है। अगर स्टेबल बन जाता है तो उससे ज्यादा स्टेबल मोर स्टेबल हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है ना। अब इसका रीअरेंजमेंट कराते हैं, जिसकी साइज सबसे छोटी होगी बेटा वही ज्यादा क्या होगा, रिप्लेस होगा, वही रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। तो हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। तो यहां से ये टूटेगा और इसके पास जाएगा, और जैसे इसके पास जाएगा तो ये कैसा रहा, ये कैसा है 1 डिग्री है ना। अरे ये इस कार्बन साथ एक जुड़ा है ना, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है ना। अब क्या होता है कि जब रीअरेंजमेंट होता है, ये हाइड्रोजन इसके पास जाता है तो क्या बनता है प्रोडक्ट CH3, ये हाइड्रोजन रिमूव किया तो इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या रहा, हाइड्रोजन रहा। अब ये हाइड्रोजन इसके पास किया है तो क्या हो जाएगा CH3। तो कितने डिग्री का होगा ये 2 डिग्री का, यानी कि प्राइमरी डिग्री का मैंने रीअरेंजमेंट किया तो इससे ज्यादा जो स्टेबल प्रोडक्ट बनाया है 2 डिग्री का, 2 डिग्री का ये स्टेबल प्रोडक्ट बनाया। इसकी ये 1 डिग्री से 2 डिग्री के बनने में जिस प्रोसेस को जो से रीअरेंजमेंट किया गया है, ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के द्वारा 1 डिग्री से 2 डिग्री प्रोडक्ट को बनाया गया है। और ये ज्यादा जो 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री is much more stable than the 1 डिग्री। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऐसे होता है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक दूसरे एक और एग्जांपल बता देता हूं। हो गया, दूसरा देखो वही एग्जांपल लो, CH3C बॉन्ड CH3 सॉरी CH2 लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 पॉजिटिव चार्ज ले लिया ना। ठीक है, ये कौन सा डिग्री रहा, प्राइमरी डिग्री। दूसरा मैं लेता हूं, अब इसको क्या मैं क्या करता हूं, रीअरेंजमेंट करता हूं, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करता हूं, इसको व्यवस्थित इससे मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाता हूं। कैसे कि मान जाओ अब क्या है कि CH3 ग्रुप हो, इसको मैंने क्या करूंगा, रीअरेंज करूंगा ना। तो रीअरेंज करूंगा तो मैं इसको चाहे इसको मैं इसको हटाता हूं, मैंने इसको ऐसे उठा के मैंने इसको यहां पे लाकर देखो टूट गया, इसको मैंने क्या किया, रीअरेंज किया। रीअरेंज किया तो क्या बना, देखो CH3 बना। अब ये रीअरेंज किया है ना, रिप्लेस किया है CH3। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, कार्बनिक पर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेस CH3 रहेगा ही रहेगा ना। अब ये क्या रहा CH2, अब इसके ऊपर क्या जुड़ गया CH3 जुड़ गया ना। अब ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का। इसके पहले मैंने जो बताया था वो 1 डिग्री से 2 डिग्री में बना था, और ये 1 डिग्री से 3 डिग्री में बना। यानी कि ये 1 प्राइमरी डिग्री वाले कार्बोकेटायन का जब मैंने रीअरेंजमेंट किया तो क्या बनाया, रीअरेंजमेंट करके मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाया जो 3 डिग्री का रहा, जो 3 डिग्री का रहा। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रहा। तो बच्चों मैं कार्बोकेटायन आज आपका यहां पे होता है समाप्त। क्या होता है कार्बोकेटायन यहां पे होता है अब समाप्त, क्योंकि कार्बोकेटायन मैंने क्या क्या बता दिया, 2 पार्ट मैंने वीडियो बनाया। पहले वीडियो में मैंने बता दिया कि कार्बोकेटायन
क्या इंट्रो क्या है, कार्बोकेटायन होता क्या है। फिर मैंने बताया कि कार्बोकेटायन की ज्योमेट्री क्या होती है, कार्बोकेटायन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कार्बोकेटायन का मैंने आपका स्टेबिलिटी मैंने बता दिया, ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बता दिया। फिर कार्बोकेटायन का लास्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है वो है सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जिसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफाइल पहला हेडिंग दिया, सिंथेटिक एप्लीकेशन में कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफाइल, इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, और तीसरा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ये तीनों टॉपिक मैंने आपको पढ़ा के कर दिया समाप्त। ठीक है बच्चों, अब दीजिए इजाजत, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा, जो आपके एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ मिलूंगा, नए वीडियो से पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।